Okay, I was discussing the last part, D. 3 or more robberies. Anybody who can give me this concept? देखिए इसका मतलब क्या है, तर्जुमा बताएं. Anybody who can translate it? 3 या 3 से ज्यादा रॉबरीज. हाँ, 3 या 3 से ज्यादा. अब ज्यादा कहाँ तक जाएगा? आखिरी लिमिट क्या है आपकी? कहाँ जाके रुकेंगे हम? आखिरी लिमिट वो होती है जो n होता है. n कितना है हमारा? 80,000. 80,000. n is 80,000 people. तो अब 3 के बाद क्या लेंगे? 4, फिर 5, फिर 6, कहाँ तक जाएंगे? टिल 80,000. इट्स ए हैक्टिक जॉब टू बी डन. मेरा ख्याल है आदमी तो वफात पा जाएगा, ये क्वेश्चन खत्म नहीं होगा. क्या करें फिर? What should we do then? Anybody? 3 or more का मतलब 3, 4, 5 go up to so on and so forth up to 80,000. फैक्टोरियल लेंगे? फैक्टोरियल लेंगे इसमें? नहीं, फैक्टोरियल क्या चीज होती है? फैक्टोरियल तो हर एक में लेना है, हर पार्ट में लेना है आपको. ये कौन सी नई कहानी है? फैक्टोरियल तो जहां जहां भी है नीचे एक्स फैक्टोरियल हर एक के नीचे. तो मैं ये पूछ रहा हूँ 3 से लेके 80,000 तक आपने जाना है. आप नहीं कर सकते ना, ये दिमाग मानता है कि आप कर लेंगे? नहीं सर. फिर हम क्या करें? फिर हम क्या करें? अब सुन लीजिए, नन ऑफ यू कैन आंसर मी. अगर ये पेपर में सवाल दे दूं तो शायद आप लोग ना कर सकें, लेकिन मुसीबत ये है ना कि मैं बता रहा हूं उसके बावजूद भी नहीं करेंगे. और ये दिस इज इम्पोर्टेंट पार्ट. अब सुनो गौर से. आपको मैंने एक लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट पढ़ाया. अगर एक आदमी के जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी 3/5 है तो उसके मरने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 - 3/5. यही होता है ना? 1 से आप उसको yes, sir. 1 से आप उसको माइनस कर देते हैं. हमने पहले 3 पार्ट्स में 0, 1 और 2 की प्रोबेबिलिटी निकाली है ना? yes, अगर sir. आप इन तीनों प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दें, यानी P0 प्लस P1 प्लस P2, तमाम तीनों प्रोबेबिलिटीज की एडिशन लेके उसको 1 से माइनस करेंगे तो वो रिमेनिंग प्रोबेबिलिटी किसकी आएगी? 3 से लेके अबव तक सबकी आ जाएगी. यस सर. दिमाग में आई ना बात? जी. ठीक है ना? फिर वो 3 से लेके बाकी देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी तमाम इवेंट्स की कितनी होती है? 1. टोटल हमेशा कितनी होती है? 1 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती ना, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी. और अगर आपको पहली 3 पता है 0, 1, 2, इनको ऐड करके हम 1 से माइनस कर देंगे तो बाकी जो प्रोबेबिलिटी बचेगी वो किसकी होगी? वो 3 से लेके 80,000 तक की होगी. यानी 3 एंड मोर हो गया ना. मोर का मतलब है द लास्ट वैल्यू ऑफ एन, दैट इज 80,000. तो 3 एंड अबव का मतलब क्या होगा? 1 माइनस ब्रैकेट लिखिएगा और फिर P0 प्लस P1 प्लस P2. इनको ब्रैकेट में रखिएगा क्योंकि सब ऐड होने के बाद जो आंसर आएगा वो 1 से माइनस होगा. कुछ लोग ऐसे बेवकूफ हैं 1 माइनस P0 लिख देंगे, आगे प्लस P2 प्लस P3 और ब्रैकेट नहीं लगती. जब आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे इसका मतलब क्या है? सिर्फ P0 1 से माइनस हो रहा है, बाकी ऐड हो रहा है. समझ आ रही मेरी बात? तो आप सब ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना सीखिए. पहले 1 लिखेंगे माइनस और स्क्वायर ब्रैकेट शुरू कर दें, फिर ब्रैकेट में लिखे P0 प्लस P1 प्लस P2, ब्रैकेट बंद कर दें. ये 3 वैल्यूज को ऐड करें P2 तक जो आपने ABC पार्ट में निकाल रखी है. ये निकली नहीं ऑलरेडी, इसको निकालने की जरूरत ही नहीं. इनको ऐड करके इसको 1 से माइनस कर दे, डी पार्ट का आंसर निकल आया. हाँ देखिए कितना आसान है निकालना, लेकिन अगर कंसेप्ट आपको नहीं है सो यू कांट डू. The concepts are very important to be known very well. Done हो गया? ये तो मैंने आपको हिंट दे दिया, you will do yourself. अब मैं देखता हूँ कि आप लोग खुद करते नहीं हो. आइंदा मैं क्वेश्चंस आपको यहीं पे बैठ के करवाया करूंगा. आपसे कहूंगा ये फॉर्मूला लिखते, इस पे ये वैल्यू डालें, और मैं यहाँ पे खुद भी कैलकुलेट कर रहा हूँ. आपको सोल्यूशन पका पकाया मिलता है, बैठ के पढ़ते ही नहीं आप लोग. It's no good. Okay, reading question number 10. Misprints on manuscript pages. In a 400-page manuscript, there are 200 randomly distributed.
distributed misprints. If a page is selected, find the probability that it has one misprint. छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन होती है और छोटी छोटी सी कैलकुलेशन है, लेकिन बात ये है कि इफ यू हैव द कंसेप्ट देन यू कैन डू इट. तो 400 पेजेस का मैन्युस्क्रिप्ट पे देयर आर 200 रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड मिसप्रिंट्स. अब यहाँ पे ये वैल्यू p नहीं निकालनी है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली एवरेज निकल आएगा आपके पास, यानी लैम्डा डायरेक्टली निकल जाता है. कैसे? 200 है रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ 400 पेजेस, जिसने एवरेज निकाल के दिया आपको. तो लैम्डा विल बी 200 by 400. ठीक है. इफ यू पेज इज सिलेक्टेड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, अब एक ही पेज ले रहा है तो आपका n क्या हो गया? 1 होगा. सही. और इट हैज वन मिसप्रिंट और उसमें एक ही गलती है. सी द सॉल्यूशन. Misprints on manuscript pages. Total pages are 400. Misprints ये आ गया. अच्छा, ये p नहीं होगा, ये लैम्डा की वैल्यू होगी, ये याद रखिएगा. यहाँ पे थोड़ी सी मुझसे लिखने में गलती होगी. दिस इज लैम्डा नॉट प्रोबेबिलिटी, दिस इज द एवरेज. ठीक है, मैंने कहा था, अभी आपको पहले ही बता दिया था मैं. एवरेज विल बी 200 अपॉन 400. 0.5 इज योर लैम्डा वैल्यू. अब आपके पास x की वैल्यू क्या है? 1 लगा था. और आउट ऑफ 1 पेज देयर इज ओनली 1 मिस्टेक. e पावर माइनस 0.5 लैम्डा की वैल्यू हो गई पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल. e पावर 0.5 का आंसर ये आ गया फ्रॉम योर कैलकुलेटर्स. किसी भी चीज की पावर 1 हो इट रिमेन्स द सेम. एंड ये दो चीजें नोट कर लें कहीं और. आई टोल्ड यू इन योर नोटबुक्स, लिखी कहीं 0 फैक्टोरियल इज 1 एंड 1 फैक्टोरियल इज आल्सो 1. ये दोनों की वैल्यू 1 होती है. कभी आपके डिनोमिनेटर में 0 फैक्टोरियल आएगा ना, तो इसका आंसर भी 1 होगा. और 1 फैक्टोरियल होगा, अगेन इट्स आंसर विल बी 1 इन बोथ द केसेस. ये बड़ी एक यूनिक सी वैल्यू है. थिंग्स आर टू डिफरेंट वैल्यूज बट आंसर इज द सेम. 0 फैक्टोरियल इज 1 and 1 factorial is 1. No doubt. So your answer is 0.3033. ठीक है. आशुष हुआ टू क्वेश्चन नंबर 12 देखो. Mail ordering. A mail order company receives an average of 5 orders per 500 solicitations. If it sends out 100 advertisements, find the probability of receiving at least 2 orders. अब ये कहानी आ गई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में, खास तौर पर एट लीस्ट और एट मोस्ट का कंसेप्ट. अगर मेरे पास 10 वैल्यूज है, फर्स्ट कर लें, 0 से स्टार्ट होती है प्रॉपर्टी, हमेशा याद रखिए. 0 का मतलब है कोई नहीं. 0 1 2 3 अप टू 10. n इज 10 तो 0 भी आएगा नीचे. अब मैं कहूं एटलीस्ट 3, क्या दिमाग में आती है बात? एनीबॉडी रिस्पॉन्स कीजिए जल्दी जल्दी. 0 से लेकर 10 तक आपके पास नंबर है. एटलीस्ट 3 का क्या मतलब होगा? 0 से 3 तक. 0 से गलत गलत. आप सबका आंसर गलत. लीस्ट का तर्जुमा करें तो क्या मतलब होता है? कम से कम. ठीक है. तो आपकी 3 जो है वो कम से कम वैल्यू है. तो आप 0 1 2 क्यों ले रहे हैं? वो तो और भी कम हो गया. आपकी लोवेस्ट वैल्यू, लीस्ट वैल्यू, दैट इज 3. बाकी आपने कहाँ जाना है? फिर ऊपर जाना है ना. 3 एंड अबव होगा. 3 से लेकर 10 तक जो वैल्यूज होंगी वो आपकी कहलाएगी एटलीस्ट 3. अब मैं बोलूं अगर एट मोस्ट 4, तो कहां से कहां तक? 0 से 4. शाबाश. मोस्ट वैल्यू यानी सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो 4 है. तर्जुमा ही कर लेना, दिमाग में आ जाती है बात. मोस्ट वैल्यू इज 4 एंड नीचे फिर सारे आप लेंगे, उससे मोस्ट ऊपर नहीं जा सकते. तो ये फर्क दिमाग में रखिए, एट मोस्ट का और एट लीस्ट का. डोंट गेट कंफ्यूज. मैंने निशान आपको अभी लिखवाया ना, 0 से लेकर आप 10 तक लिख लें और आगे लकीर लगा लें
एटलीस्ट 3 का मतलब क्या होगा, 3 एंड अबव, यानी x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, इक्वल टू भी होगा तो 3 शामिल होगा इसमें। और जब मैं कहता हूँ एट मोस्ट 4, तो 4 एंड बिलो, x विल बी लेस देन और इक्वल टू 4। लिख लें कहीं, लिख लें। एट मोस्ट 4 का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 4, और एटलीस्ट 3 का मतलब होगा प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर और इक्वल टू 3। लिखा आप सबने? Yes, sir. Okay. Now here the author is asking you to find the probability of obtaining at least 2 orders, कम से कम 2 ऑर्डर। तो अब डाटा जरा फिर से, we are doing question number 12. A mail order company receives an average of 5 orders per 500 solicitations. आपका P क्या बना? टोटल आपकी solicitations है 500 और उसमें से ऑर्डर कितने रिसीव हो रहे हैं? 5। तो 5 अपॉन 500, ये क्या बन गया आपका? P बन गया, ठीक है ना? ये 100. 5 अपॉन 500, आंसर क्या आ गया? 1 अपॉन 100। इसको आप देखेंगे 0.01, 0.01। यस, दिस इज योर P। इफ इट सेंड्स 100 एडवर्टाइजमेंट्स, ये 100 क्या हो गया? दिस इज N, ठीक है? N को आप P से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आएगा NP का? यानी वो लैम्डा हो जाएगा। जल्दी बताओ, व्हाट विल बी लैम्डा? 1 घंटा लगेगा आप लोगों को। 0.01 सर आएगा, 1 आएगा। 0.01 को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 1 आ गया, ठीक है? तो ये चीजें सीख लो यहाँ से, डेटा को देख के आपको पता चाहिए P कैसे निकल रहा है, लैम्डा कैसे निकल रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग एटलीस्ट 2 ऑर्डर्स। हमने कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी निकाल ली है, बताइए, बोलो बोलो, शाबाश। Sir, 2 से ऊपर 2 या 2 से ऊपर। ऊपर क्या आएगी? P2 निकालनी है प्लस P3 निकालनी है प्लस P4। कहाँ तक जाना है? आखिरी वैल्यू क्या हमारी N की? 100 है ना? नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. N 100 है, तो इतनी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हैं? नहीं सर। से लेके P100 तक इतनी प्रोबेबिलिटीज कैन यू कैलकुलेट? नहीं कर सकते। फिर यहाँ पर आता है क्या? लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। शाबाश। तो बाकी जो 2 बच गई, कौन सी बच गई है? 1 और 0 1। 0 1, इन दोनों को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, उनको ऐड करते हैं, जो आंसर आएगा विल सबट्रैक्ट इट फ्रॉम 1। तो किसकी बचेगी वैल्यू? फिर किसकी बचेगी? फिर बाकी 2 से 2 एंड अबव की। हाँ, 2 एंड अबव की। 2 एंड अबव को हम कहते हैं एटलीस्ट 2। सही है? चलो अब देखो इसका सोल्यूशन। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जहां पे एटलीस्ट का कांसेप्ट आपके सामने आ रहा है। सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12, मेल ऑर्डरिंग। Number of orders are 5. Total solicitations are 500. P will be 5 upon 500. I told you the answer is coming to be 0.01. N is 100. देखा ना, वहां मैंने आपको समझा दिया। अब क्वेश्चन करना कितना आसान हो रहा है, हो रहा है क्या नहीं हो रहा? लैम्डा कैसे निकालते हैं? जस्ट मल्टीप्लाई N with P. N is 100, P is 0.01, answer is 1. Lambda is 1. At least 2 order means क्या होगा फिर? 1 minus P. At most 1 order का मतलब है P0 plus P1। यही हो गया ना? ठीक है, P0 और P1 की वैल्यू निकालिए। फॉर्मूला क्या है? E पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, ये पढ़ा हुआ है ना? तो अब आपका यहाँ पे x क्या है? ये 0 है, यहाँ पे x1 है। ओके, e पावर माइनस 1, ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। लैम्डा इज 1, x इज 0 एंड 0 फैक्टोरियल। इसी तरह e पावर माइनस 1, 1 पावर 1 एंड 1 फैक्टोरियल। देखिए दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। क्यों? 1 की पावर 0 भी 1 होता है और 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है। 1 की पावर 1 भी 1 होता है और 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है। तो इन बोथ द केसेस यू आर गेटिंग e पावर माइनस 1 एंड द आंसर इज सेम। ओके, यू ऐड these two and the sum should be subtracted from 1. So 1 minus 0.7358, the net answer is coming to be 0.2642। और ये जो सिंबल मैंने लिखा है ना, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इसको लफ्जों में आप कैसे पढ़ेंगे? एटलीस्ट 2। कैसे पढ़ेंगे इसको? एटलीस्ट 2, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2। अगर मैं लिखूं x इज ग्रेट लेस देन और इक्वल टू 4, तो उसको हम पढ़ेंगे
एट मोस्ट को समझने अच्छी तरह, एटलीस्ट और एट मोस्ट में अब आपने कंफ्यूजन नहीं करना। ओके, क्वेश्चन 13 इज एग्जैक्टली द सेम। आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, पी, पी को एन से मल्टीप्लाई किया लेमडा, और यहाँ पे उसने कहा है नो, पी जीरो निकाल लें, नन विल बी रिफंड, बस खाली पी जीरो वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दैट्स इट, डैम सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन 13 आप खुद कीजिएगा। चले मैं क्वेश्चन 15 ये आपकी एक्सरसाइज का ये मैं आखिरी क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसको पहले पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज देयर इन क्वेश्चन नंबर 15। बल्कि आप 16 भी खुद कीजिएगा, डैम सिंपल, बिल्कुल इसी तरह जैसे 15 है। देखिए, द एवरेज नंबर ऑफ फोन इंक्वायरीज पर डे एट द पॉइसन कंट्रोल सेंटर इज 4। अब उसने एवरेज बोल दिया है ना, एवरेज हम लैम्डा को कहते हैं, याद रखिएगा, क्या कहते हैं, लैम्डा स्कोर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट विल रिसीव 5 कॉल्स ऑन अ गिवन डे। ये एक्स की वैल्यू आ गई, इट विल रिसीव 5 कॉल्स ऑन अ गिवन डे, यूज द पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन। इससे अच्छा सवाल क्या हो सकता है, उसने हर चीज आपको दे दी, लैम्डा भी दे दिया, एक्स भी दे दिया, और बता दिया ये पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर लें। See, this is the question. Average number of the phone inquiries, तो लैम्डा 4 हो गया और x क्या हो गया 5। बस इसी फॉर्मूला में e पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, ये बार बार लिखा करें। मैंने तो अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, आपके लिए तो ये नहीं बनाए थे मैंने, बहरहाल आप देख लें कि आपने यहाँ पे क्या करना है। फॉर्मूला लिख के फिर ये वैल्यूज इंसर्ट कीजिए। e power minus 4 from your calculators you will get this value, 4 power 5 you will get this value, 5 factorial again you will see from your calculators 1 by 120, simplifying you will be getting 0.1564। उसने कहा था exactly 5 जो भी था सॉलिड जो भी, देखो इक्वल टू लिखा हमने, यहाँ ग्रेटर इक्वल टू नहीं लिखेंगे, वो तो एटलीस्ट हो जाएगा, फिर ग्रेटर इक्वल टू डाल देंगे, लेस देन इक्वल टू डालेंगे, वो एटमोस्ट हो जाएगा, ना ये एटलीस्ट है ना ये एटमोस्ट है, ये क्या है एग्जैक्टली 5। चेक कर लें क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या दिया था उसने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट विल रिसीव 5 कॉल्स, यानी एग्जैक्टली 5 कॉल्स ऑन अ गिवन डे, दैट्स इट, ठीक है। माय पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन इज कंप्लीट। अब मैं आ रहा हूँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। तो इसके बाद मैं आपको थोड़ी सी कुछ एग्जांपल्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बताऊं। नॉर्मल के बारे में थोड़ा सा आपको वैसे बता दूं कि दुनिया में बहुत सारे जो फिनोमेनन्स टेक प्लेस कर रहे हैं, दे आर बीइंग गवर्न बाय ए नॉर्मल प्रोसीजर। एक इंसान, एक बच्चा पैदा होता है बहुत छोटा सा, कमजोर, अपनी खुराक नहीं खा सकता, इंतहाई कमजोर होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो फीड लेता है, थोड़ा थोड़ा उसमें तवानाई आती है, फिर वो थोड़ा बड़ा होने लगता है, फिर वो चलने लगता है, फिर यंग हो जाता है, रीचेस टू हिज पीक एज, जहाँ पे पूरा भरपूर तवानाई उसके अंदर होती है, हर काम कर लेता है। उसके बाद फिर बुढ़ापा आना शुरू होता है, फिर वो कमजोर होना शुरू होता है, फिर उसका ग्राफ डाउनफॉल की तरफ आ रहा होता है, फिर बीमारियां लग जाती हैं और कमजोर हो जाता है, फिर उसको खाया फिर भी भूल जाता है मैंने कुछ खाया है कि नहीं खाया है। स्टेज आ जाती है निकम्मी उम्र, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अर्ज़लिल उमर, ऐसी निकम्मी उम्र से अल्लाह ताला हमें बचाना। क्योंकि फिर आदमी भूल जाता है हर चीज, उसको दुनिया का कुछ पता नहीं, मैंने खाना खाया है नहीं खाया है, मैंने क्या किया क्या काम नहीं किया, कुछ पता नहीं उसको, और आहिस्ता आहिस्ता फिर ही गोज़ टू द डेथ बेड, खत्म हो जाता है। तो उसकी पैदाइश से लेके पीक जवानी तक जाना फिर वापस आना, ये एक नॉर्मल कर्व है, ठीक है। सिस्टमेटिकली इट राइजेस एंड सिस्टमेटिकली इट गोज डाउन। एक नॉर्मल कर्व की अभी मैं शेप दिखाता हूँ कि अगर सेंटर से इसको हम फोल्ड कर दें तो जो लेफ्ट आर्म है वो उसका राइट आर्म के ऊपर ओवरलैप करेगा, दैट इज कॉल्ड अ नॉर्मल कर्व। तो देखें, अब मैं इस तरफ आता हूँ आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है फिर डिस्कस कर लिया था तो आगे चलिए इसको समझा well gentlemen in front of you these are the graphs of normal distribution जरा और से देखिएगा सेंटर से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो हाफ ऑफ द ग्राफ इज ऑन द लेफ्ट एंड हाफ इज ऑन द राइट बट अगर आप इसको इस सेंट्रल लाइन से फोल्ड करेंगे द टू आर्म्स विल ओवरलैप ईच अदर नजर आएगा ना इसको कहते हैं सिमेट्रिकल कर्व है एंड नोट डाउन वन थिंग मोर दैट द कर्व इज नॉट टचिंग द एक्स एक्सिस ये ऊपर से नीचे आ रहा है और इसके दोनों बाजू जो हैं आहिस्ता आहिस्ता हम जितना भी बढ़ाएंगे ना टूवर्ड्स पॉजिटिव इंफिनिटी और टूवर्ड्स द नेगेटिव इंफिनिटी यानी लेफ्ट और राइट आर्म्स को हम बढ़ाते चले जाएंगे तो दे विल कम क्लोजर एंड क्लोजर टू द एक्स एक्सिस बट दे आर नॉट गोइंग टू क्रॉस द एक्स एक्सिस उसके नीचे नहीं जाएंगे टच भी नहीं करेंगे क्रॉस भी नहीं करेंगे ठीक है तो इन ऑल सच केसेस रिमेंबर इफ देयर इज अ कर्व एंड अ स्ट्रेट लाइन और एक ऐसी स्टेज आ जाती है जहां दोनों को हम आगे बढ़ाते जाएं और इंफिनिटी तक चले जाएं लेकिन न कर्व एक्स एक्सिस को यानी स्ट्रेट लाइन को टच भी नहीं करेगा कट भी नहीं करेगा तो कर्व को नहीं स्ट्रेट लाइन का एक खास नाम है एंड दैट इज नोन एज एसिम्प्टोट लिख लो कहीं ASYMPTOTE इंटरमीडिएट जिन्होंने ढंग से पढ़ा है देयर यू हैड बीन कमिंग अक्रॉस दिस वर्ड आपने हाइपरबोला पढ़ा था और वहां पे आपको दो स्ट्रेट लाइंस आई थी हाइपरबोला आधा लेफ्ट पे था आधा राइट पे था उसका मुंह उस तरफ खुलता था और दो स्ट्रेट लाइन उनके साथ साथ चलती थी इक्वेशंस ऑफ एसिम्प्टोट्स यू हैड बीन कैलकुलेटिंग इंटरमीडिएट में भी है ये पूरा टॉपिक कोनिक सेक्शन के अंदर है एसिम्प्टोट्स आर व्हाट स्ट्रेट लाइंस है ये ठीक है तो दी स्ट्रेट लाइन ये एक्स एक्सिस जो है ना या आप ध्यान रखिएगा कि अगर कोई अभी जिंदगी में पूछे कि आपने नॉर्मल को पढ़ा है हाँ जी पढ़ा है एक्स एक्सिस का क्या नाम है अदर देन एक्स एक्सिस तो आप कहेंगे या वो पूछ रहे कि इज एक्स एक्सिस एसिम्प्टोटिक टू द नॉर्मल कर्व यू से यस द एक्स एक्सिस इज एसिम्प्टोटिक टू द नॉर्मल कर्व आप देख रहे हैं हर कर्व के अंदर एक्स एक्सिस कर्व को टच नहीं कर रहा कट नहीं कर रहा कर्व्स आर कमिंग क्लोजर टू क्लोजर ऑन आइदर साइड और वो आगे बढ़ रहा है इन्फिनिटी तक ले जाएंगे ये टच नहीं करेंगे अच्छा याद रखिएगा आइंदा ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये आ जाता है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में जितने भी आप कर्व्स पढ़ेंगे यानी उन सब का एरिया 1 होगा याद रखिएगा द एरिया अंडर अ कर्व in the continuous distributions will always be 1 लिख रहे हैं कहीं साइड पे लिखते जाइए एरिया अंडर द कर्व टोटल एरिया 1 होगा अब जरा ये बताइए ये नॉर्मल कर्व है हमारा चले मैं इसे एक कर्व को ले लूं आधा एरिया लेफ्ट पे होगा आधा एरिया राइट पे होगा तो आधा आधा कितना हुआ जी लेफ्ट पे कितना एरिया आया 0.5 and the same area 0.5 on the right side. Total area will be 1. याद रखिएगा जैसे टोटल प्रोबेबिलिटी एक्चुअली ये एरिया नहीं हम इसको टोटल प्रोबेबिलिटी एरिया कह सकते हैं तो प्रोबेबिलिटी आपको पता है मैक्सिमम कितनी होती है हमेशा 1 होती है ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं ये मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ इसको आपने याद रखना आपका जब कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम होगा ना वंस यू बी फिनिशिंग योर कोर्स ओवर हियर इन द इंस्टीट्यूट तो यहाँ से एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट किया करते हैं उसमें यहाँ से भी सवाल आ सकते हैं सबसे पहला द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज बेल शेप्ड अगर वो पूछे आपकी शेप ऑफ द नॉर्मल कर्व क्या है अभी आपने देखा ना आप ऊपर देखिए जरा ये शेप कैसी आ रही है आपने देखा है बड़े बड़े गिरजाघरों में या मंदिरों में या बड़े बड़े टावर्स के ऊपर ये एक बेल लगी होती है जोर से हिलाई जाती है टन टन जो बजती है स्कूलों में भी होती है तो इसकी शेप है बेल शेप सो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज बेल शेप आगे देखिए द मीन मीडियन मोड आर इक्वल एंड आर लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन देखिए ये मीन है m1 दे रहा है अगर दो डिफरेंट है तो m1 m2 हो जाएगा तो मीन इज ऑलवेज एट द सेंटर ठीक है इसके बाद
द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज यूनिमॉडल, इसका एक ही पीक आएगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, एक होगी। अगर दो आ जाएंगे तो वो बाई मॉडल कहलाता है, तीन हो जाएंगे ट्राई मॉडल हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है, वो हमेशा यूनी मॉडल। मैंने बाई मॉडल और ट्राई मॉडल बता दिया था आपको। तो दिस इज ऑलवेज यूनी मॉडल। इट हैज ओनली वन मोड, एक ही मोड होगा, दो तीन मोड नहीं होंगे इसमें। नंबर 4, द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द मीन। ये देखिए सेंटर है, सिमेट्रिक है, जैसे जिस शेप में लेफ्ट पे है उसी शेप में राइट पे है। अगर मैं सेंटर से इसको फोल्ड कर दूं तो ये बाजू और ये बाजू दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, ओवरलैप करेंगे। दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक। दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट द सेंट्रल पोजीशन। और यहीं पे हमारी कौन कौन सी वैल्यू होती है, मीन भी यही होता है, मीडियन भी यही होता है और मोड भी होता है, तीनों बराबर होते हैं, दे आर ऑल इक्वल। ये स्पेसिफिक केस है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, बाकी में नहीं होगा। So mean is equal to the median is equal to the mode only in case of normal distribution curve. Number next is the curve is continuous. आप देख रहे हैं जब हमने इसको बनाना शुरू किया तो आपका जो पेन है वो उठेगा नहीं बीच में कहीं भी, it will keep on going and drawing this line, ठीक है ना। ये तो बीच में ब्रेक आ जाए ना तो वो तो हम कहते हैं discontinuous हो गया, but it is continuous. That is there is no gaps or holes, हर x की वैल्यू के लिए एक y वैल्यू मौजूद है। Next, the curve never touches x-axis. मैं आपको पहले बता चुका हूँ। Theoretically, no matter how far, in either direction, the curve extends. आप चाहे लेफ्ट साइड पे ले जाए इंफिनिटी पे या राइट पे ले जाए प्लस इंफिनिटी पे, ये कभी भी टच नहीं करेगा। It never meets the x-axis, but it gets increasingly closer. आस्ता आस्ता क्लोज तो होता जाएगा, फिर भी टच नहीं करेगा। आप सोचिए कितना स्लोली क्लोज हो रहा होगा ये। Next. The total area under the normal distribution curve is equal to 1 or 100%. देखिए 100% का मतलब होता है 1। आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में खाली 100 लिख कर आ जाएं और परसेंटेज ना डालें तो वो 100 ही कहलाएगा, फिर वो 1 नहीं होगा। मगर 100% का क्या मतलब हो गया है, 1। This fact may seem unusual since the curve never touches the x-axis, but one can prove it mathematically by using the calculus. एरिया अंडर द कर्व इज 1। वो कहेंगे जब खत्म ही नहीं हो रहा, टच ही नहीं कर रहा, तो एग्जैक्ट एरिया क्या है, अप्रोक्सीमेटली एरिया हम लेते हैं। स्टैट्स है ना, इसमें हर चीज बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होती है, इट्स वेरी मच क्लोज टू आवर फैक्ट, तो हमारा 1 एरिया बनेगा। नंबर 8, द लास्ट वन, द एरिया अंडर द पार्ट ऑफ द नॉर्मल कर्व दैट लाइज विद इन 1 स्टैंडर्ड deviation of the mean is approximately 68%. Within 2 standard deviation 95%, within 3 standard deviation 99.7%। देखिए मैं ये परसेंटेज बता रहा है कि 1 स्टैंडर्ड डिवीजन का अगर फर्क है मीन से लेफ्ट और राइट तो एरिया आपका होगा 68%। अगर लेफ्ट और राइट 2 स्टैंडर्ड डिवीजन यानी 2 टाइम्स सिग्मा म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा तो फिर होगा आपका 95%। अगर म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा तो होगा 99.7%। देखिए ये फिगर्स आपके सामने है, ये आपका सेंटर में म्यू, म्यू क्या होता है, मीन, मीन ले लें, मीडियन ले लें, मोड ले लें, सब बराबर। अब ये कह रहा है ये क्या हो गया होगा, अच्छा आफ्टर 10 मिनट्स इज गोइंग टू बी ओवर। तो फिर आप इसके बाद आप ले लेंगे नमाज की ब्रेक, तो 7:30 बजे हम तकरीबन खत्म करेंगे, आप लोग फिर 7:45 बजे तक वापस आइएगा। ओके, तो टिल दैट टाइम आई लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग। देखिए म्यू और ये माइनस सिग्मा इधर और ये प्लस सिग्मा यानी 1 सिग्मा, इसमें 68% एरिया है। म्यू ये -2 सिग्मा है और ये +2 सिग्मा है, तो यहाँ पे आएगा 95% एरिया। और म्यू से लेके -3 सिग्मा इधर और +3 सिग्मा तो 99.7%। अब 0.3% बचा तो आधा इधर और आधा इधर, अप्रोक्सीमेटली खत्म हो जाता है एरिया म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा पे अप्रोक्सीमेटली इट फिनिशेस। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है सुन लीजिए, नॉर्मल कर्व में दुनिया के अंदर बेशुमार प्रॉब्लम्स होंगे और हर एक का मीन अलग अलग होगा। एंड हियर वी हैव अ फॉर्मूला नो डाउट, जैसे आपने पाइथन और बायनोमियल का पढ़ा।
लेकिन नॉर्मल का फॉर्मूला इज वेरी डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू द प्रीवियस टू, और वहां से वैल्यू को डाल डाल के कैलकुलेट करना इट इज अ डैम डिफिकल्ट टास्क। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल होगी। टेबल चूंकि हर म्यू के लिए नहीं बनाई जा सकती, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द साइंटिस्ट, तो उन्होंने हर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज किया स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। है तो दोनों ही नॉर्मल, लेकिन अब दूसरा जो लफ्ज मैंने यूज किया है दैट इज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है कि उन्हें चीजों को पहले हम चेंज करते हैं, आम एवरेज वैल्यू को ले आते हैं जेड वैल्यू में, तो एवरी एक्स वैल्यू इज टू बी कन्वर्टेड इनटू जेड वैल्यू, तो वो कहलाएगा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और वो जेड वैल्यू आने के बाद आप टेबल यूज कर सकते हैं। वो टेबल एक छोटी सी टेबल होगी और वो तमाम केसेस को कैटर कर रही होगी, दुनिया के हर मीन को कैटर कर रही होगी, क्योंकि हमारे लिए मुमकिन नहीं था कि दुनिया में लाखों करोड़ों मीन है तो इतनी टेबल से नहीं बनाई जा सकती। एक ही स्टैंडर्ड टेबल बना दी गई है, तो हम अपने हर मीन को पहले चेंज करेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। देखिए डेफिनेशन क्या है, द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। है ये भी नॉर्मल, लेकिन स्टैंडर्ड में फर्क क्या पड़ रहा है, विद अ मीन ऑफ 0 एंड a standard deviation of 1। यहाँ पे मीन हमारा क्या हो जाएगा 0 और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा 1। इसका फॉर्मूला देखिए कि हाउ डू वी एक्सप्रेस अवर x वैल्यू इनटू z वैल्यू। दिस इज द फॉर्मूला। हर x वैल्यू को z में चेंज करेंगे। z इज वैल्यू जो भी दी हुई आपकी x की माइनस द मीन म्यू डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डिविएशन। यानी सिंबॉलिकली आप ये रख लें कहीं, ये हर x वैल्यू को z में चेंज करने के बाद फिर आप देख सकेंगे टेबल को, फिर आपका प्रोबेबिलिटी एरिया आपका निकलेगा। तो z is equal to x minus mu upon sigma. This is the formula to express every x value into a z value. लेकिन एक चीज और नोट कर लें, ये फॉर्मूला है फॉर द इंडिविजुअल केस। एक वैल्यू x की होगी, अगर एक x की जगह वो सैंपल दे दें 20 वैल्यूज 25 30 सैंपल 50 वैल्यू से एक सैंपल, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे x की जगह आ जाएगा x बार, क्योंकि सैंपल का मीन आएगा, फिर म्यू विल रिमेन म्यू एंड डिवाइडेड बाय सिग्मा डिवाइडेड बाय रूट n, स्क्वायर रूट ऑफ n। ओके, n इज द सैंपल साइज, n इज द सैंपल साइज। तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ये है इंडिविजुअल वैल्यू के लिए, और सैंपल के लिए क्या होगा, दैट यू विल पुट इट बार ओवर हियर, सैंपल मीन लेंगे और सिग्मा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n, n इज द सैंपल साइज। ये भी आपके सामने आएगा, अगर यहाँ नहीं आ रहा तो नेवरदलेस यू विल डू इट इन द प्रॉब्लम। चले एक्सरसाइज 6.1 ये शुरू की तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आसान है। अब ये क्वेश्चन आपको करने होंगे, मैं इनमें से कुछ क्वेश्चन सैंपल आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। 3 इंपॉर्टेंट केसेस आपके सामने आएंगे, ये नोट कर लेते हैं। कौन से 3 इंपॉर्टेंट, या तो एरिया एक्सट्रीम राइट टेल पर होगा जो आपको निकालना होगा प्रोबेबिलिटी एरिया, या एरिया आपका एक्सट्रीम लेफ्ट पर होगा, या एरिया बीच में कहीं 2 लाइंस के दरमियान, यानी वो वर्टिकल लाइंस होंगी, किसी भी 2 वैल्यूज ऑफ z के दरमियान कुछ एरिया है, ये निकालना होगा। तो 3 डिफरेंट केसेस आ गए आपके सामने। कौन कौन से, आइदर द एरिया विल बी ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, और एरिया विल बी ऑन द एक्सट्रीम राइट, और एरिया विल बी बिटवीन 2 वर्टिकल बार्स। कोई भी 2 z की वैल्यूज होंगी उसके दरमियान का एरिया होगा। ये 3 केसेस हैं, ये आपने बहुत अच्छी तरह समझ लेना है, क्योंकि हर प्रॉब्लम में इस तरह की सिचुएशन आ सकती है आपके सामने, और मैं टेक्निक समझा रहा हूँ कैसे इनको हैंडल करेंगे। तो इनमें से मैंने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करके आपको बताता हूँ। तो चलें, मैं क्वेश्चन नंबर 6 करता हूँ। फाइंड फ्रॉम एक्सरसाइज 6 to 25 फाइंड द एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 6 ले रहा हूँ, और एरिया आपको निकालना है बिटवीन z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 1.77। अच्छा, तो अब देखिए z0 कहाँ होता है, आपका सेंटर में होता है, ये तो अभी आपको देख लिया था।
और z पॉइंट 1.77 राइट साइड पे आएगा, क्योंकि मैंने कहा था राइट साइड इज द पॉजिटिव साइड और लेफ्ट साइड होगी तो नेगेटिव वैल्यूज ऑफ z होगी, नेगेटिव वैल्यूज ऑफ z। एरिया नहीं नेगेटिव होता कभी भी। ओके, every positive value of z you will write on the right side after 0, z equal to 0 will be there in the middle, and all the negative values you have to write on the left। देखिए इसका सॉल्यूशन अगर आपको, ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसलिए देखिए सारे क्वेश्चंस even 25, 34, 39 तक they are all in the same style। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये आपको सामने कर रहा हूं मैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एक्सरसाइज 6.1। जी, बिटवीन z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 1.77 ये आ गया। तो z is 0 is always there in the middle and plus value will go on the right side। आपको याद रखिए हमेशा प्लस वैल्यूज कहाँ आती हैं, राइट साइड पे। जो जो बड़ी होती जाएगी द बिगर वैल्यू राइट साइड पे होती जाएगी, और जो जो लेफ्ट पर आ जाएंगे नेगेटिव वैल्यू जो छोटी होती चली जाती है। ये तो आपने रियल नंबर लाइन पढ़ा होगा ना, आपने क्लास 8 में बच्चे को पढ़ाया जाता है। मिडिल में एक 0 डाल लेते हैं, राइट पे 1 2 3 4 5 बड़ी हो रही है वैल्यूज, लेफ्ट आएगा -1 -2 -3। दिस इज कॉल्ड द रियल नंबर लाइन। यही स्टाइल यहाँ पे भी होता है। तो फॉर फ्रॉम क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, आपके पास टेबल अभी दिखाता हूँ। फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट till 1.77 to is this। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी आपको स्कीम समझा दूं। जो ऑथर है वो आपको जो प्रोबेबिलिटी एरिया देगा बुक में टेबल में, वो हमेशा कहां से शुरू करेगा, एक्सट्रीम लेफ्ट से शुरू करिए, यहां से। रिमेंबर इट विल स्टार्ट फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट टेल, यहां से यहां तक वो एरिया आप खुद बता सकते हैं। यहां से 0 z इक्वल टू 0 तक कितना एरिया है, ये 0.5 है, बताया था अभी। हाँ, इस वक्त एरिया जी। अब आगे तक की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखो 1/2 एरिया बिफोर z इक्वल टू 0 इज, या अप टू z इक्वल टू 0 इज 0.05। अब ये एरिया अगला वाला एरिया निकालना है। ये आपको जब वैल्यू आप निकाल लेंगे फ्रॉम द टेबल, तो वो कहां से शुरू होगा, तो यहां से शुरू होगा फ्रॉम द लेफ्ट टेल, यहां से यहां तक का ये एरिया आ जाएगा 1.77 तक। ये बड़ा एरिया है, इस बड़े एरिया में से ये छोटा एरिया आप माइनस करेंगे इधर वाला, ठीक है ना, तो आपके पास ये शेडेड एरिया आ जाएगा। Whatever is the required area you must shade। अब आपको सोचिए, अगर एक आदमी यहाँ से यहाँ तक 10 मील का फासला तय कर रहा है, दूसरा आदमी यहाँ से यहाँ तक 8 मील का फासला तय कर रहा है, तो दरमियान में शेडेड एरिया कितना बचा, 10 - 8, यानी ये एरिया। तो हम ये एरिया निकालेंगे z इक्वल टू 1.77 तक, और उसमें से माइनस करेंगे z इक्वल टू 0 तक, ये वाला ब्लैंक एरिया, ये सारा माइनस कर देंगे। तो जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा वो ये शेडेड एरिया होगा। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक तो 0.05 हो गया। अब ये देखें, इसको कैलकुलेट करना भी एक टेक्निक है। Now 1.77 is to be broken into 2 parts। टेबल में देखने के लिए आप इसको लिखेंगे, लिखें, ऑल ऑफ यू राइट डाउन, लिखें 1.7 और उसके नीचे लिखें 0.07। सबने लिखा? इसको सीख रहा है आपने, हाउ टू सी द टेबल। इस एक नंबर को आप